हेलो स्टूडेंट्स, व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, जिसे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बोलते हैं। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप बोलोगे कि मैम आप हर लेक्चर में यही बात बोलते हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इनऑर्गेनिक का सबसे बेसिक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आयनन एंथैल्पी, त्रिज्या के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं उसे देखा, समझा, उस पर कुछ प्रश्न भी किए। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मकता का क्या ट्रेंड होता है, मतलब बाएं से दाएं जाने पर वह बढ़ती है या घटती है, ऊपर से नीचे आने पर वह बढ़ती है या घटती है। विद्युत ऋणात्मकता एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आपका न्यू टॉपिक जिसका नाम है विद्युत ऋणात्मकता। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता में हमने अभी तक त्रिज्या के बारे में पढ़ा, आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आप स्लाइड में देख सकते हो कि परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता है। मतलब क्या? यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम उन यौगिकों को लेंगे जहां पर सहसंयोजक आबंध होंगे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि वहां पर सहसंयोजक आबंध होंगे। उसके बाद वहां पर जो तत्व उस यौगिक को बनाने में उपयोग किए गए होंगे उन तत्वों में से कोई एक ऐसा तत्व होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके ज्यादा रखता है। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे हम विद्युत ऋणात्मकता के बारे में जान सकते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम देखेंगे, जैसे हम जानते हैं कि H2 का जो अणु है, यहां पर हमने देखा कि H2 के अणु में कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम सहसंयोजक आबंध भी बोलते हैं। तो H2 के अणु के निर्माण के लिए हम जानते हैं कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और यह दोनों इलेक्ट्रॉन इस में मध्य में स्थित होता है, बिल्कुल मिडिल में स्थित है या आबंध के बिल्कुल मध्य में स्थित है। लेकिन जब हम बात करेंगे HCl की, जब हम बात करेंगे HCl जैसे सहसंयोजक, यहां पर सहसंयोजक ये यौगिक है, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक आबंध है। तो यहां पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर वह बिल्कुल मध्य में स्थित नहीं होगा, वह मध्य में स्थित नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? जैसे हमने H2 में देखा, हाइड्रोजन अणु में देखा कि दोनों हाइड्रोजन समान हैं, दोनों हाइड्रोजन समान हैं, तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन से जो आबंध का निर्माण किया है वह बिल्कुल मध्य में स्थित होगा। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन एक दूसरा परमाणु है और क्लोरीन एक दूसरा परमाणु है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह मध्य में स्थित नहीं होगा। तो आइए यहां पे देखते हैं, जो हमें मिलता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में या जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है, वह क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है, तो इसे ही हम विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। फिर अगर हम अपने जल की बात करें, जैसे यहां पर हम जानते हैं जल,
H2O। तो यहां पर अगर हम जल की बात करें तो हम देख सकते हैं, यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं H2O में यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होते हैं, वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होते हैं, वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हो या क्लोरीन हो, इनमें इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करने की क्षमता है, ज्यादा एबिलिटी है। यहां पर क्लोरीन में ज्यादा शक्ति है कि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर सके। तो क्या रीजन है, आइए देखते हैं। तो बच्चों परमाणु के रासायनिक यौगिक में, परमाणु के रासायनिक यौगिक जैसे हमने यहां पे HCl देखा, आपका H2O जल का यौगिक देखा कि सहसंयोजक आबंध, मतलब यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड की बात होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म आप देख रहे हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता, तो हमने क्या देखा कि क्लोरीन में ज्यादा योग्यता है इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने का। तो इस प्रकार की योग्यता जिसके पास होती है उसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो बच्चों आइए आगे देखते हैं। जैसे यहां पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में पाया गया कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया, और ये आपको मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है इस पर प्रश्न कि विद्युत ऋणात्मकता आपके आवर्त सारणी जिसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं उसमें कहां सबसे ज्यादा होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम 4 होती है। तो यहां पे लिखा है कि इस तत्व फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत ऋणात्मकता पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो आइए इसको समझते हैं कि क्या इसका रीजन है। तो बच्चों देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का क्या ट्रेंड है। तो आइए इसे समझते हैं। तो बच्चों आप जरा बोर्ड पर देखिए कि हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लिया है, ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लिया समझने के लिए। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आता है हमारा उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अब बाएं से जब दाएं की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, मतलब यहां पर क्या है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, यहां पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत ऋणात्मकता जाने पर इधर बढ़ती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्लोरीन की जो वैल्यू पाई गई है ये सबसे मैक्सिमम होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू 4 है जो सबसे मैक्सिमम है। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है बच्चों। तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो क्यों विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने के दौरान घटती है? रीजन ये है कि जब साइज बड़ा होता है तो उसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी ज्यादा होती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन वहां पर आप समझ सकते हैं कि वहां पर आकार बहुत बड़ा है
यही कारण है कि वहां पे विद्युत ऋणात्मकता घटने लगती है। रीजन क्या है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति, अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति। जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर देखिए, जब यहां पर धीरे धीरे आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ने के कारण नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा हो गई, तो कैसे नाभिक दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा? क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। आइए हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए कि जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू बढ़ती है। ये हमें पीरियोडिक टेबल में बताया गया है। रीजन क्या है आइए समझते हैं। तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सभी में जो कोश है यहां पर 2 है। आप देख सकते हैं सभी में 2 कोश है। यहां पर जो n की वैल्यू है वह 2 है, यहां पर जो क्वांटम स्तर है वह 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी। और प्रोटॉन की संख्या जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, वह फ्लोरीन में सबसे ज्यादा है। तो बताइए कि विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करना। तो इलेक्ट्रॉन के युग्म को सबसे अच्छा कौन आकर्षित करेगा? जिसके पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। और यहां पर हमने क्या देखा कि सभी के पास बाएं से दाएं ओर जाने पर 2 कोश है, लेकिन यहां पर 9 प्रोटॉन की संख्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर हमने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू है वर्ग में ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो घटती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि देखिए यहां पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, कोई डाउट नहीं है, यहां पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहां पर उसका आकार बड़ा हो रहा है। आकार बड़ा हो रहा है मतलब यहां पर उसे जिस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है वहां उसकी नाभिक से ज्यादा दूरी है। नाभिक से ज्यादा दूरी होने के कारण, नाभिक से ज्यादा दूरी होने के कारण इलेक्ट्रॉन का आकर्षण संभव नहीं हो पाएगा। तो यही रीजन है कि विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। और हमने देखा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वह कम होती है। रीजन क्या है? परमाणु का आकार बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीन पॉज करिए और इसे नोट करिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है और डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता वह घटती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट्स बोर्ड पर हमने लिखा है कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू। जैसे हमने बताया कि फ्लोरीन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता की सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे फ्लोरीन की वैल्यू 4 होती है, फिर ऑक्सीजन का 3.5, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन के केस में 3 और हाइड्रोजन का 2.1। एग्जाम में ये वैल्यूज पूछी जाती हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए इस वैल्यू को नोट करिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज को याद रखना है कि विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों अब एक पॉइंट आगे, तो आइए हम देखते हैं। यहां पर हम कंक्लूड करते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाने पे, मतलब लिथियम से जब हम फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू बढ़ती है। रीजन क्या था? वहां पे
प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, वह इंक्रीज होता है। तो वहां पे नाभिकीय आवेश इंक्रीज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये बात हमें समझ में आई। फिर हमने देखा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार आते हैं, तो वहां पर विद्युत ऋणात्मकता की जो वैल्यू है वह घटती है या डिक्रीज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने अभी समझा। बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि विद्युत ऋणात्मकता और अधातुओं में क्या संबंध होगा। क्या विद्युत ऋणात्मकता पीरियोडिक टेबल में बाएं से जब हम दाएं की ओर जाते हैं तो और ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो क्या इनका कोई संबंध है अधातुओं से? आइए देखते हैं। तो यह प्रश्न है कि क्या अब आप विद्युत ऋणात्मकता और अधातुओं के बीच संबंध की कल्पना कर सकते हैं? तो आइए इसे समझते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा है तो वह ज्यादा अधातु यानी नॉन मेटल्स है। इसे हम समझते हैं बच्चों। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं अधातुओं की जो प्रकृति है वह ऋणात्मक प्रकृति है, मतलब उन्हें ऋणात्मक होना पसंद है, जबकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है। अगर हम धातुओं मेटल्स की बात करें तो उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है। तो हमें यह पता है कि लिथियम और सोडियम, पोटेशियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ज्यादा है। मतलब यहां पर जो तत्व उपस्थित है वह धातु प्रकृति के होते हैं, जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सभी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति एक प्रकार से अधातुओं की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड क्वांटम स्तर होता है, जैसे कि हम यहां पे बोलते हैं कि अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो अधातुओं की प्रकृति बढ़ती है, अधातुओं की प्रकृति बढ़ती है। यहां पे आप लिख सकते हैं बच्चों कि यहां पर अधातुओं की प्रकृति इंक्रीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि हम नीचे की ओर आते हैं तो धातु की प्रकृति बढ़ती है, धातु की प्रकृति बढ़ती है, धातु की प्रकृति बढ़ती है, धातु की प्रकृति बढ़ती है। मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए धातु कौन सा ज्यादा, धातु की प्रकृति किसमें सबसे ज्यादा होगी? धातु की प्रकृति सबसे ज्यादा किसमें होगी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में। तो आपका जवाब होगा कि नीचे वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातु की प्रकृति बढ़ती है। धातु की प्रकृति मतलब पोटेशियम का प्रकृति सोडियम से ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेशियम में धातु की प्रकृति ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा आपको सीजियम में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर हमने समझा कि धातु की प्रकृति कैसे बढ़ती है जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और अधातु की प्रकृति बढ़ती है जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं। तो ये चीज हमें यहां पर बच्चों समझ में आई। क्लास अब हम डिस्कस करेंगे कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसमें धात्विक प्रकृति ज्यादा है, किसमें अधात्विक प्रकृति ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि धातु की प्रकृति हमने किस आधार पर कहा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वह बढ़ती है। तो देखिए धातु की प्रकृति क्या होती है? धातु की प्रकृति मतलब वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ज्यादा होती है। तो देखिए लिथियम का आकार छोटा है, वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर लिथियम प्लस का निर्माण करेगा। यह बात हम जानते हैं। हम यह बात भी जानते हैं कि सोडियम भी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम प्लस का निर्माण करेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि लिथियम और सोडियम में कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा? कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा? इलेक्ट्रॉन को वही धातु या वही तत्व
जल्दी त्यागेगा जिसका आकार बड़ा होगा। इसके पास 11 प्रोटॉन है लेकिन इसका आकार बड़ा है। आकार बड़ा होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस है वह बहुत ज्यादा है बच्चों। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस ज्यादा है जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी पर स्थित है। इस इलेक्ट्रॉन को निकलना आसान है, इस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है। तो यही कारण है कि सोडियम की धात्विक प्रकृति लिथियम से ज्यादा होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सीजियम हम जानते हैं कि सीजियम बहुत जल्दी सीजियम प्लस बन जाएगा क्योंकि सीजियम का आकार सबसे बड़ा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति सबसे ज्यादा होती है। यहां पर मैं लिख देती हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। मतलब सीजियम बहुत खुश है क्योंकि वह जल्दी से सीजियम प्लस बन जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि लिथियम और सीजियम के पास चुनाव है कि वह जल्दी से स्टेबल हो जाए, वह जल्दी से स्थायी हो जाए, वह जल्दी से नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तित हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि सीजियम बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। रीजन है कि इसका आकार बहुत बड़ा है, नाभिक से बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी बहुत अत्यधिक है। अत्यधिक दूरी होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह बहुत ही जल्दी से निकल जाएगा। तो यही रीजन है कि सीजियम की धात्विक प्रकृति सबसे ज्यादा होती है और इसके साथ ही सीजियम को बहुत पसंद है कि वह जल्दी से सीजियम प्लस में कन्वर्ट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक प्रकृति इंक्रीज होती है और सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब विद्युत धनात्मकता विद्युत ऋणात्मकता का विपरीत होता है विद्युत धनात्मकता। तो आप लिख भी सकते हैं कि विद्युत धनात्मकता सीजियम की सबसे ज्यादा होती है। रीजन क्या है बच्चों कि सीजियम जल्दी से सीजियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब सीजियम की विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी विद्युत धनात्मकता, बच्चों मैं यहां लिख दे रही हूं, विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा होती है, हाई बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। वही बात करें हम अधातुओं की तो फ्लोरीन, इसके पास 9 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो यह बहुत जल्दी से क्लोरीन माइनस बना देगा, लेकिन फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी। रीजन क्या है, इसके नाभिक के पास यहां इसका आकार छोटा है और वह जल्दी से ग्रहण कर लेगा। तो हमने बोला कि अधातु की प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, और धातुओं की प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का सीधा संबंध अधातु तत्वों के गुणधर्मों से है। जैसे हमने देखा कि अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और साथ में ही अधात्विक प्रकृति भी बढ़ती है। बात करते हैं इस प्रकार आवर्त में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु के गुणधर्म में भी वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और धातु के गुणधर्म में कमी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा धात्विक कैरेक्टर, धात्विक प्रकृति किसकी है, तो आपको बोलना है सीजियम की सबसे ज्यादा धात्विक प्रकृति है। बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करिए। हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक पर लेक्चर्स चाहिए और आपको कौन से टॉपिक है जो डिफिकल्ट लग रहे हैं। हम आपके लिए वो टॉपिक बनाएंगे और आपकी हेल्प
करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।